जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद शशि में। तो आज के इस वीडियो में हम 40 जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बिहार दरोगा के एडिटोरियल मॉडल सेट से लिया गया है। तो सबसे पहला उसमें क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, ऑप्शन से देख सकते हैं, नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण काल। और पूछ रहा है प्रागैतिहासिक काल के पहले के काल को। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले के काल को, प्रागैतिहासिक काल के पहले के काल को धातु युग के नाम से जाना जाता है। धातु युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस समय धातुओं का ही प्रयोग होता था हथियार के रूप में। अगला हमारा सवाल है, दूसरा नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैन ग्रंथ जो है, ऑप्शन देख सकते हैं, प्रबंध है, अंग है, निबंध है, चरित है। तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अंग। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अंग। अब अंग कैसे होगा, जैसे समझ सकते हैं कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आगम कहा जाता है, आगम। तो आगम तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो जब आगम नहीं दिया है तो आगम का ही एक छोटा सा रूप अंग है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, इसका अंग हो जाएगा। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। तो अशोक का जो जौगढ़ शिलालेख है वह ऑप्शंस में आप देख लीजिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो ये उड़ीसा में है, सी उड़ीसा में है। उड़ीसा का एक गंजाम ज़िला है, गंजाम ज़िला में है। और गंजाम ज़िला में ही एक पुलिस स्टेशन है जिसको भारत का सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन होने का गौरव मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 4। देख सकते हैं कि बादामी के जो चालुक्य थे, बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी। यानी कि बादामी के चालुक्यों की राजधानी बादामी से पहले कहाँ थी। ऑप्शन देख लीजिए, हुबली, पट्टाकल, बीजापुर, एहोल। तो इनका सही जवाब हो जाएगा डी, इनकी जो राजधानी थी वो एहोल थी, एहोल। फिर आगे आ जाते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन पहले सुन लीजिए, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। और क्वेश्चन है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज जो था, चंगेज खान ने सबसे पहले अगर आक्रमण की हम बात कर लेते हैं तो वो इल्तुतमिश के समय किया था। एक मंगवर्नी करके था, उसी का पीछा करते हुए आया था। लेकिन इल्तुतमिश बहुत होशियार था, इसने क्या किया, वो जो मंगवर्नी था उसको, जलालुद्दीन मंगवर्नी करके उसका नाम था, उसको अपने यहाँ शरण नहीं दिया। और शरण नहीं दिया जिस कारण से चंगेज खान ने दिल्ली पर हमला नहीं किया। लेकिन एक लगे हाथ और क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक चंगेज का जो आक्रमण है, या मंगोल कह सकते हैं, चंगेज तो नहीं कहेंगे, मंगोलों का आक्रमण जो है अलाउद्दीन खलजी के समय में हुआ था। सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खलजी के समय हुआ था। अगला 6वां क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए, 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी में प्राप्त होता है। तो सही बात है, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा विजयनगर। यानी कि विजयनगर, अब्दुल रज्जाक जो है वो विजयनगर की यात्रा पे आया था और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा की तो बात होगी नहीं, अयोध्या की बात नहीं होगी, हम्पी की बात तो होगी नहीं। फिर अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर देख सकते हैं, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किया गया था। अच्छा, तारीख को है क्या, देखते हैं अगला ऑप्शंस क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कितने को हस्ताक्षर किए गए थे, डैश को। तो पहले ऑप्शन देख लिया जाए। अच्छा हाँ, ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शंस में है 19 दिसंबर 1961, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 29 दिसंबर 1951 और चौथा है 26 जनवरी 1948। तो सबसे पहले 1961 वाला, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के द्वारा भारत को आज़ाद कराया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 दिसंबर 1961। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर आप देख सकते हैं, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना
कताई मिल के रूप में डैश में की गई थी। यानी भारत में पहली बार कपास मिल की स्थापना कब की गई थी? तो बम्बई में की गई थी। यानी कपास मिल जो है बम्बई में स्थापना की गई थी। ऑप्शन कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। हालांकि कोलकाता में भी बहुत सारे कपड़े के मिल हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बात करते हैं देश में तो मुंबई में की गई थी, जिसे कताई मिल का नाम दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आप सुन लेंगे। बहावी आंदोलन जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना, इस्लाम को परिशुद्ध करना, महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना, डी जो है तर्क संगत शिक्षा को अपनाना। तो इसका सही जवाब जो था वो इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं था। इसका ऑप्शन बी सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही है, इस्लाम को परिशुद्ध करना। क्योंकि बहावी आंदोलन जो था वो सैयद अहमद करके थे, उन्हीं के द्वारा पटना में शुरू किया गया था। अगर बहावी आंदोलन का केंद्र माना जाए तो केंद्र हो जाएगा पटना, यानी कि ये पटना से शुरू किया गया था। और सैयद अहमद जो हैं उन्होंने शुरू किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था अपने इस्लाम में जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार और अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करना, और इसका राजनीति से उतना कोई संबंध नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन, आप यहाँ से देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। ऑप्शंस एक है अत्याचारियों के सहयोग के को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों की करुणा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों के नेतृत्व को प्रभावित करते हुए। तो ये जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। देखिए सत्याग्रही जो होते हैं वो सत्य पे आग्रह करते हैं, सत्य से आग्रह करते हैं और हिंसा के द्वारा मारपीट बिना मारपीट किए हुए अपना विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें यही चीज़ देखा जाता है कि जो सामने वाला शोषण करता है उसकी अंतरात्मा को बदला जाए, ताकि वो प्रभावित होकर के छोड़ दें या दया कर दें और व्यक्ति की जीत हो जाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 11 की बात कर लेते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। ऑप्शन आप देख सकते हैं अमरेली, दाहोद, गौरमाता, भरूच। तो सही बात है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेंगे तो इसका सही हो जाएगा डी, यानी कि डी जो है गौरमाता जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर हम थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेते हैं तो अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, और निचला हो जाएगा दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। पश्चिमी की बात कर लेते हैं तो गौर माता हो जाएगा। अगर पूर्वी की बात कर लेते हैं तो कीबिथु हो जाएगा, कीबिथु हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 4 भारत के जो अंतिम पॉइंट हैं उनको हमने यहाँ देखा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? देखिए तो महेंद्रगिरी जो चोटी है, अब ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत और श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं जयंती पहाड़ियाँ, बी देख सकते हैं अरावली पहाड़ियाँ, सी जो है गारो पहाड़ियाँ, डी जो है पूर्वी घाट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चूँकि देखिए गारो और ये जो जयंतिया और गारो जो है वो मेघालय की है, और मेघालय में तो महेंद्रगिरी है नहीं, उसके पास अरावली में है नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 12 का जो है वो डी ऑप्शन सही होगा, डी। अगला फिर क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है टोटल एरिया ऑफ गोवा स्टेट इज़, यानी कि गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा राज्य का जो क्षेत्रफल है, चूँकि गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, याद होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अगर बड़ा राज्य की बात कर लेते हैं तो वो राजस्थान है। अब उसी तरह से बात कर लेते हैं, और सबसे छोटा है गोवा, और गोवा की जो क्षेत्रफल है वो 37.2 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर आता है 14 नंबर। 14 नंबर हम क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। ऑप्शन आप यहाँ से देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चंस पहले। क्वेश्चंस है निम्न में इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो पंजाब से नहीं गुजरती है। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, सतलज, रावी, झेलम, गंगा। तो सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, एक और चेनाब, ये जो 5 नदियाँ हैं वो तो पंजाब से गुजरती हैं, इसीलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। जबकि डी जो है गंगा नहीं गुजरती है। अब गंगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है,
गंगा की जो कुल लंबाई है 25 से 25 किलोमीटर है। और गंगा जो है सबसे पहले उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में आती है, बिहार से हल्का झारखंड में जाती है, और झारखंड से वेस्ट बंगाल में जाती है, और वेस्ट बंगाल से जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा जो है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें दूर दूर तक पंजाब का नाम नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 15 क्वेश्चन जो है, मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासीन राम स्थित है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला कह रहा है गारो, दूसरा कह रहा है जयंतिया, और तीसरा कह रहा है खांसी, और चौथा कह रहा है दीफू। तो दीफू भी असम में है। तो इसमें कह रहा है कि मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासीन राम, जो मासीन राम जगह है जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो कि मेघालय में है, वो जो है डी ऑप्शन इसका सही होगा, 15 का डी, खांसी जो पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नॉन एज डैश डैश डैश। तो ए ऑप्शन से होगा, कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोलॉजी होता है वो जो भविष्यवाणी बताते हैं। लिम्नोलॉजी होता है झीलों का अध्ययन, निम्नोलॉजी होता है। सिस्मोलॉजी जो होता है अब भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी होता है। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी जो होता है भविष्य बताते हैं, लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 17 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं यहाँ से। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें 2 टर्म आता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले 2 टर्म आता है, पहला टर्म है उपसौर और दूसरा टर्म है अपसौर। देखिए उपसौर वह स्थिति है जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है। उपसौर वह स्थिति है जिसमें सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है, इसमें सबसे दूरी रहता है। तो इसको हम याद कर लेंगे 3 जनवरी, यानी कि 3 जनवरी को क्या होता है, सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है, सबसे नज़दीक, और सबसे दूरी पर 4 जुलाई को रहता है। 4 जुलाई को सूर्य जो है वो पृथ्वी की सबसे दूरी पर रहता है। तो अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, जबकि उपसौर 3 जनवरी को होता है। और इसमें क्या कह रहा है, अपसौर कह रहा है, और अपसौर वह स्थिति है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, और ये घटना होती है 4 जुलाई को। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है। पृथ्वी की पपड़ी जो है में डैश शामिल है। 18 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें है कह रहा है बक्साइट, मैग्नीज, आयरन, सिलिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका जो है वो पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, मार्ले मिंटो रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ऑप्शंस की ज़रा बात कर लेते हैं। तो मैकडे डोनाल्ड अवार्ड टाइप का कुछ तो आया ही नहीं था। मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी सही होगा, मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं। उस समय मांगटेंग्यू जो थे वो भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विषय जो है संघ सूची के भाग है। पहला ऑप्शन बैंकिंग, दूसरा कृषि, तीसरा पुलिस और चौथा सार्वजनिक स्वास्थ्य है। देखिए अगर सूचियों की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो जो 7वां अनुसूची है उसमें सूचियों की ही बात की गई है, संघ सूची के भाग हैं। तो सूची के लिए देखते हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम इसको और चर्चा पहले आ जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के सूची की बात की गई, राज्य सूची, संघ सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची।
राज्य सूची जो है वैसे विषय को शामिल किया गया जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। संघ सूची के अंतर्गत वैसे चीज़ों को शामिल किया, जैसे इसमें अगर राज्य की पुलिस की बात कर लेते हैं, इसमें सेना की बात कर लेते हैं। और समवर्ती सूची ऐसा है जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार जो है वो दोनों को है, चाहे समय आने पर। जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा भी मिलती है और केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा भी मिलती है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची का हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इस विषय संघ सूची का है, संघ जिस पर केवल कानून संघ ही बना सकता है। तो देखिए बैंकिंग मामला जो है ना, बैंकिंग मामला, इसमें राज्य सरकार की कुछ नहीं चलती, क्योंकि बैंक जो है ना एक से अधिक राज्यों की संपत्ति है। किसी एक विशेष राज्य में तो बैंक होता नहीं है, या किसी एक विशेष राज्य का बैंक तो होता नहीं है। यानी बैंकिंग जो है कृषि पर भी अलग, कृषि तो समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा, क्योंकि उस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें वो नियम कानून बना सकती हैं। पुलिस जो है वो राज्य सरकार का विषय होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का होता है, लेकिन बैंकिंग जो है वो संघ सूची का विषय है। अगला है 21। देख सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। under which article each citizen of India has been given the right to health। यानी और ऑप्शन देख सकते हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और अगला हम देख सकते हैं और जो भी दिया है। तो इसका ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, चूँकि 19-20 में प्राणायाम दैविक स्वतंत्रता वगैरह तो होगा नहीं। किधर के ऑप्शन, हाँ 21A और 21, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यहाँ से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करे। भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल जो है वो कहता है कि भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो जांच वगैरह में भावना का विकसित करे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51A, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं। हाँ, मौलिक कर्तव्य में ही ऐसा कहा गया है, तो मौलिक कर्तव्य जब है तो दिखाएगा ये, बस ठीक। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। ये ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, संसद और राज्यों के विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी देख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। और तीसरा है केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फिर चौथा आप यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के और विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। पहली चीज़ तो सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि संसद के तो दोनों सदन के लोग भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य इसमें कहीं नहीं आते हैं। तो मनोनीत जहाँ जहाँ है उसको बाहर निकालिए। अब कह रहा है केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो नहीं, विधानसभा जो होते हैं राज्यों के, हालांकि उसमें पुदुचेरी और दिल्ली को भी शामिल किया जाता है, वो भी भाग लेते हैं। तो केवल संसद के दोनों सदनों से नहीं होगा, निर्वाचित सदस्यों से नहीं होगा, उसमें राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। अब बी ऑप्शन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य होगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ही कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे 12 को तो राज्यसभा मनोनीत करने का अधिकार है, पहले 2 लोकसभा में था भी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत उसको हटा दिया गया। तो जो 12 को खुद ये मनोनीत कर रहा है और वही 12 इसके वोट देंगे, कुछ अच्छा ना लग रहा, तो इसलिए भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन जो है कह रहा है कि संसद और राज्य के विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि संसद जो है और राज्य के विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जिनको वोट मिला है, जिनको जनता ने चुना है, वे सब मिल करके राष्ट्रपति का चयन करते हैं। राष्ट्रपति का चयन जो है एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा, एकल अनुपात मेथड से किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन जो है,
राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? तो सबको पता है उपराष्ट्रपति होता है। 24 नंबर, तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। तो ये 3 को तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का जिक्र आता है। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में लोकसभा की शक्ति कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावर ऑफ द लोकसभा? एंड वी जस्ट सी द ऑप्शंस। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज है अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करती है लोकसभा। दूसरा है यह संसद के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो सबसे पहले बी तो यहाँ से हटाइए, क्योंकि राज्यसभा में कानून बनाने का अधिकार संसद को विशेष संसद नहीं, लोकसभा कह रहा है। संसद कहता है तो कुछ सोचा जाता है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में संसद को भी अधिकार है कि राज्यसभा के विषयों पर कानून बना सकते, सॉरी राज्य सूची के विषयों पर, लेकिन हमेशा नहीं। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। थोड़ा सा ऑप्शन और देख लेते हैं। बी हो गया, चलिए सी देखते हैं। सी कह रहा है कि सी यहाँ से देख सकते हैं, विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधनों की मंजूरी देती है। ऐसा है कि सामान्यतः विधेयक, खैर विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है, धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। नहीं, धन विधेयक तो हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और लोकसभा ही पूछ रहे संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी देता है। देखिए, तो संवैधानिक संशोधन तो पहले चाहे राज्यसभा में है चाहे लोकसभा में है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से सिग्नेचर होता है, तब जाकर के वो संवैधानिक संशोधन को एक्सेप्ट माना जाता है। पहले बिल के रूप में आता है, और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तब वो बिल जो है एक्ट के रूप में बदल जाता है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन थोड़ा सा देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है संविधान में संशोधन करती है। हाँ, ये सही है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब समझिए कैसे, क्योंकि जो हमारा संसद है वो 3 चीज़ों से मिल करके बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इसमें कह रहा है कि लोकसभा, तो सबको पता है कि लोकसभा की शक्ति कौन सी है। तो लोकसभा क्या करता है? संविधान में संशोधन करता है। इसके लिए पहले लोकसभा में पारित हो, फिर राज्यसभा जाएगा, और अंतिम रूप से राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है। तो वो जो बिल है वो एक्ट में बदल जाएगा। अब चाहे कोई ज़रूरी नहीं है पहले लोकसभा में ही जाए, पहले वो राज्यसभा में भी जा सकता है। तो इस तरह से जो लोकसभा है वो संविधान में संशोधन करता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? 26 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डूज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेटर? तो ऑप्शंस में देख सकते हैं, और हाँ, बिहार तो पक्का है, बिहार जो है बिल्कुल है, और कर्नाटक भी है, और जम्मू कश्मीर भी। हाँ जी, गुजरात नहीं है, गुजरात सी, यानी कि गुजरात जो है वो नहीं है। गुजरात में द्विसदनात्मक, यानी कि जो देखिए द्विसदनात्मक विधायिका का अर्थ क्या होता है? एक तो होते हैं विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद तो सच है कि बिहार में तो विधानसभा है, विधान परिषद भी है, सॉरी कर्नाटक में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, गुजरात में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर आ जाता है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन जो है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें में 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो वो छोड़िए, 23वें, 24वें और 25वें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। भारतीय संघ के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। थोड़ा ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस के साथ खेल लेते हैं। तो ऑप्शंस जो है वो पहला है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1960 में बना था। सबसे पहले महाराष्ट्र का बंटवारा किया गया और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र राज्य, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात राज्य किया गया था। ये 1960 में किया गया था। मिजोरम, अरुणाचल, ये तीनों को 1987 में नए राज्य बनाए गए। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ सब 2000 का प्रोडक्ट है, सब 2000 में आया था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये 1972 के आसपास का है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मिजोरम वाला लॉक किया जाए। यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 का ये राज्य बनाए गए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 का बी लॉक किया जाए। फिर आगे आते हैं,
28 नंबर, इसमें किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल? सबको पता है कि लोकतंत्र जो है उसमें लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता पर किए गए शासन है, तो सबको पता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो हो जाता है 29 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति किया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारी आयोग। अब यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले मंडल की बात कर लेते हैं। तो जो बीसी मंडल थे उनका आयोग जो तो पिछड़ा को जो भी आरक्षण मिला है उसके रिलेटेड था। नानावटी आयोग जो था वो कोई एक हत्याकांड हुआ था उससे रिलेटेड है, जबकि सरकारी आयोग जो है वो केंद्र एवं राज्य के संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, आप देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई राइट टू एजुकेशन अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? तो शिक्षा का अधिनियम जो है वो ऑप्शन से देख लेते हैं, 2001, 1975, 1947, 2009। तो 1947 में तो ऐसा कुछ फिलहाल हुआ नहीं था। 1975 की बात कर लेते हैं तो विशेष से भी कुछ ना हुआ था। अब 2001, 2019 में तो अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन से होगा 2009। 2009 में जो राइट टू एजुकेशन है जिसको RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है वो 2009 में पारित हुआ था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की प्रावधान किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है 31st क्वेश्चन जो किस भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? थोड़ा ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस जो है हमारे देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया, कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, नहीं तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, हाँ ये से डी यानी ऑप्शन से इसका जो है डी सही है। एक अच्छी पार्टी भी है, बिहार में भी इसका अच्छे खासा सीट आए थे। अब 32 की बात कर लेते हैं। 32 निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं, रोबिन, लाल मुकुट वाली क्रेन, तोता, बर्न उल्लू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाल मुकुट वाली क्रेन। तो ये जो हो जाएगा इंडिया का, सॉरी चीन का जो है राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड ऑफ चाइना। इंडिया का तो मोर सबको पता है, न्यूजीलैंड की कीवी सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया का एमो, ऑस्ट्रेलिया का एमो ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा रहता है 33 जो है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने डैश शहर का डिज़ाइन तैयार करने के लिए श्रेय दिया जाता है। तो सही बात है, तो ये तो ऑनलाइनर है, याद है। इलाहाबाद तो होगा नहीं, चंडीगढ़ होगा नहीं, और रायपुर तो होगा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नई दिल्ली। यानी कि जो एडविन लुटियंस हैं उन्होंने नई दिल्ली को बसाया था। एक और याद कर लेते हैं, कलकत्ता को जॉब चर्नक करके था, एक ब्रिटिश आर्किटेक्टर थे जिनका नाम था जॉब चर्नक, उन्होंने स्थापना किया था। और देखिए राजा नेकचंद जो थे उन्होंने चंडीगढ़ की स्थापना की थी। चंडीगढ़ की स्थापना कौन किया था? राजा नेकचंद, नेक चंद करके थे, उन्होंने उसकी स्थापना किया था। और जॉब चर्नक जो थे वो कलकत्ता की स्थापना किए थे, और एडविन लुटियंस जो है वो आपने नई दिल्ली का किया था। फिर अगला क्वेश्चन 34 जो है देख सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब डी, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। देखिए 1961 में तो कोई युद्ध नहीं हुआ, 1962 में हुआ था, जस्ट एक साल के बाद चाइना ने आक्रमण किया था। और इसी समय हमने ITBP नामक अपनी अर्धसेना बनाई थी। फिर 1965 इसमें पाकिस्तान अटैक किया और BSF इसी समय बना था। फिर 1972 में कोई युद्ध नहीं हुआ है। और उसके बाद से एक बार आ जाता है 1999। देखिए इसमें भी 1971 में हुआ था, बांग्लादेश को जब हमने आज़ाद कराया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक नया देश मिला, तो 1971 में हुआ था। 72 में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर अगला इसमें आ जाता है 1999। तो सही बात है, कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में हुआ था। और 26 जुलाई 1999 को हमारी विजय हुई, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन श्री राजा गोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? जरा कथन तो देख ली पहले। 35 क्या किन के बारे में था जी?
राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के बारे में देखना है। तो कह रहा वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, वो भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। डी ऑप्शन सही, लॉक करो, डी ऑप्शन लॉक। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा, क्योंकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले, हाँ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है। अब ऑप्शन आ जाते हैं 36, अपनी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश देश का हिस्सा था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके होगा नहीं, चीन होगा नहीं, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था। जैसे मैंने अभी चर्चा किया था जस्ट इसके पहले 1971 में इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय, और उस समय चूँकि पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान ही है, दोनों के बीच अच्छे संबंध होने के ना स्थिति में विद्रोह हुआ पूर्वी पाकिस्तान में, और इंडियन आर्मी जो थी इनका सपोर्ट करके इनको एक नए देश का दर्जा दिलवा दी। ठीक है, और इसमें अग्रणीय योगदान जो था वो इंदिरा गांधी का था। तो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, जो कि आज एक नए देश के रूप में उभर रहा है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन जो है खुला बाजार, ऑप्शन का अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों को उधार देना। सी कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, निक्षेप संग्रहण, डिपॉजिट मोबिलिएशन। तो खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई आरबीआई। देखिए अब क्या होता है कि अगर अपन लोग भी कुछ लोन लेते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ प्रतिभूति के रूप में सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। आरबीआई भी जो है बैंकों के द्वारा जो भी खरीद बिक्री की जाती है तो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखी जाती है, तो इसी को खुला बाजार कार्यवाही कहते हैं। और ये ऐसा इसलिए करती है ताकि जो अन्य व्यापारिक कंपनियाँ बैंक हैं या वाणिज्यिक बैंक जो हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ा रहे, रुचि बढ़ी रहे। अगला 38, जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम? अरे वाह, नाइस क्वेश्चन। क्योंकि अधिकतर हम लोग एक याद करते हैं, सेकंड तो याद करते नहीं, और इसमें सेकंड ही पूछ दिया है। तो ऑप्शन देखिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जरा ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, असम और राजस्थान। तो चलिए दो ऑप्शन तो हम यही निकाल देते हैं। पहला ऑप्शन हम निकालेंगे उत्तर प्रदेश को और दूसरा राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान लगभग नीचे से टॉप वाले में है, उत्तर प्रदेश भी, चूँकि बिहार और उत्तर प्रदेश का हाल वही है तो उत्तर प्रदेश को भी निकाल लेते हैं। बात कर लेते हैं तो मिजोरम और असम। असम भी जो है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, मिजोरम। देखिए सबसे पहले ऑप्शन निकाल के भी चेक किया जाता है। मिजोरम जो है, चूँकि मिजोरम में मिजो भाषा वगैरह बोली जाती है, और इसके बगल में नागालैंड वगैरह में अंग्रेजी ठीक ठाक चलती है। तो मिजोरम की जो ये साक्षरता जो है वो केरल के बाद 2 नंबर पे आती है, और असम तो होगा नहीं, क्योंकि असम भी थोड़ा सा अपन लोग की तरह कम डेवलप है। तो सही बात है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मिजोरम। 39 की बात कर लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? यानी कि जो भारत है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 2013, 2011, 2012, 2009। तो सही बात है, 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है पारित किया गया। एक और क्वेश्चन 40 नंबर देख लेते हैं, और 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1921 तो होगा नहीं, 41 तो होगा नहीं, 31 तो होगा नहीं, 51 होगा, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के बाद 47 में आज़ाद हुआ, 50 में हमने अपना संविधान लागू किया था, उसके जस्ट बाद हमने अपना देश में विकास करने की ठान ली थी। और 1951 से लेकर के 1956 तक, यानी 5 सालों का हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार किया था, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। जबकि दूसरे की बात कर लेते हैं, तो दूसरा जो हुआ था 56 में शुरू हुआ था, 61 में ख़त्म हुआ, हैरा डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसमें हमने उद्योगों पर जोर दिया था। ये रहे हमारे 40 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे कल 40 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।